हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं या बाकी और किसी भी सेमेस्टर में हैं, उनके कुछ के पास हैगा एक सब्जेक्ट कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इस सब्जेक्ट की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो। इसके अंदर मैं आपको जितना भी कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, मतलब आएगा, जिसमें से क्वेश्चंस, वो सारा कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी को आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करवाने वाला हूँ। सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, सारे फॉर्मेट्स वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट वन शॉट रिवीजन वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो नोट्स की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन शॉट रिवीजन देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर करवा दूंगा। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं तो आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, इसके सिलेबस में आपकी यूनिट नंबर 1 आ रही है, जिसमें आपको थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कल्चर कंपोनेंट, स्टीरियोटाइपिंग और एथेनोसेंट्रिज्म, मिसकम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 हैगी आपकी, जिसमें लिसनिंग स्किल, नेटिक्वेट्स, ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन, नोट टेकिंग, ये सारी चीज़ें करनी है। यूनिट 3 हैगी आपकी स्पीकिंग स्किल, जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, टॉक, टेलीफोनिक स्किल, परसुएशन स्किल, मीटिंग एंड नेगोशिएशन, इंटरव्यू, फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ पीआर। और यूनिट नंबर 4 हैगी आपकी राइटिंग स्किल, जिसमें समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, जॉब ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशन, एडवर्टाइजिंग, इन्विटेशन लेटर राइटिंग, रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, डिजिटल कम्युनिकेशन, एडवर्टाइज, इन्विटेशन, मेमो, ऑफिस ऑर्डर, मिनट मेकिंग, ऑनलाइन एकेडमिक वर्क प्रोफाइल और लिंक्डइन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, इनकी जो मैं वन शॉट आपको कवर करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आएंगे, उनके क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, उसमें आपका कंप्लीट कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इफेक्टिव रोल ऑफ लैंग्वेज इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आपको सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और लैंग्वेज का क्या रोल है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट और फीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। कम्युनिकेशन क्या होता है, अपने थॉट, आइडिया, इंफॉर्मेशन, इन सारी चीजों को लोगों के बीच में शेयर करना, इंडिविजुअल या ग्रुप्स में शेयर करना, एक्सचेंज करना, उस चीज को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, इसके अंदर अपनी बात को कहना और दूसरों की बातों को सुनना, दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं। थ्रू वेरियस मीडियम सच एज स्पीच, राइटिंग, गेस्चर और विजुअल, ये हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, स्पीच बोलकर, राइटिंग लिखकर, गेस्चर से और विजुअल मतलब देखकर। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन डिफरेंट एंटिटी इन्वॉल्वड इन बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सचेंज करना, जो कि बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीजों को कहा जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। इट इनकम्पसेस वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर कई सारी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आती हैं, जैसे कि वर्बल, रिटर्न, नॉन वर्बल, ऑल एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू अचीव बिजनेस गोल। और इन सभी का गोल क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसे फैसिलिटेट करना है, स्मूथली इंफॉर्मेशन एक ब्रांच से दूसरी में या एक एंटिटी से दूसरी में या एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन तक इजीली पहुंच जाए, ये इनका एम होता है। सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो नंबर 1 है आपका डिसीजन मेकिंग। तो क्लियर कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है तो हम ज्यादा अच्छे से अपना डिसीजन ले पाएंगे। इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग सिचुएशन। कम्युनिकेशन से क्या होता है, हमारे पास जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो आ जाती है, जो हमें डेटा की जरूरत होती है सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं और उसमें से हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज कर लेते हैं। सेकंड है बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो गुड कम्युनिकेशन फोस्टर हेल्दी रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय, क्लाइंट, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर। अगर एक कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो क्या करेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करेगा एम्प्लॉय, क्लाइंट, कस्टमर और अदर स्टेक होल्डर के बीच में। इट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग ट्रस्ट, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
नेक्स्ट हैगा इनहांस्ड प्रोडक्टिविटी। तो व्हेन कम्युनिकेशन इज क्लियर, कॉन्साइज एंड कंसिस्टेंट, इट लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होगा, कॉन्साइज होगा, मतलब जितनी मेन बात है उतनी बात कही जाएगी, और कंसिस्टेंट होगा, तो ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल बेटर, एम्प्लॉय जो है उन्हें अपना रोल अच्छे से समझ में आ जाता है, लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस एंड गोल अचीवमेंट, जिससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और गोल अचीव होता है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनकरेज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड फीडबैक। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो उससे क्या होता है, जो आइडियाज और फीडबैक होते हैं वो अच्छे से एक्सचेंज हो पाते हैं लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में। दीज फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी विद टर्म लीडिंग टू न्यू सॉल्यूशन एंड अप्रोच टू प्रॉब्लम। और इससे क्या होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि टीम के अंदर कई सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो उनके अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं और अलग अलग तरीके मिलते हैं जिस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है किस चीज में, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने में, एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करने में। क्लियर एंड प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन हेल्प इन एड्रेसिंग देयर कंसर्न, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड बिल्डिंग लॉयल्टी। कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा तो वो क्या करता है, लोगों की कंसर्न है, मतलब जो प्रॉब्लम है उन्हें सुनता है, उनको सपोर्ट करता है और लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ब्रांड इमेज। तो हाउ अ कंपनी कम्युनिकेट विद इट्स स्टेक होल्डर शेप इट्स ब्रांड इमेज। अब कोई कंपनी अपने स्टेक होल्डर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, इससे उस कंपनी की ब्रांड इमेज क्रिएट होती है। कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू फेवरेबल ब्रांड रेपुटेशन। अगर जो कम्युनिकेशन है वो कंसिस्टेंट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और पॉजिटिव होगी, तो उससे क्या होगा, जो एक अच्छी ब्रांड रेपुटेशन है वो क्रिएट होगी कंपनी की। ठीक है, फिर आएगा इफेक्टिव रोल ऑफ लैंग्वेज इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज का क्या रोल है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज इंश्योर दैट इंटेंडेड मैसेज इज अंडरस्टूड विदाउट कंफ्यूजन और इंटरप्रिटेशन। अगर हमारी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होगी और सिंपल होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा मैसेज है वो इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन के। दिस क्लैरिटी अवॉइड एरर एंड इनहांस प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, अगर लैंग्वेज क्लियर होगी तो एरर कम होंगे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो अ प्रोफेशनल टोन सेट द राइट इंप्रेशन एंड मेंटेन रिस्पेक्ट विद इन बिजनेस इंटरसेक्शन। अगर एक प्रोफेशनल टोन होगी, मतलब हम प्रोफेशनल वे में बात करेंगे, तो इससे हमारा जो इंप्रेशन है वो बढ़ता है और बिजनेस का इंटरेक्शन मेंटेन रहता है। इट स्टेबलाइज क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये क्या करता है, क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट है कॉन्साइसनेस। तो बीइंग सशेंट save time and allow for quick understanding, especially in environment where efficiency matter. It focus on crucial information. कॉन्साइजनेस क्या है, मतलब लैंग्वेज अगर सही होगी तो उससे क्या होगा, हम अपनी बात को छोटे से, जितनी इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ उतने तरीके से उसे समझा पाएंगे और फालतू की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पोलाइटनेस एंड कर्टसी। तो दीज एस्पेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट। जो पोलाइटनेस है और कर्टसी है, ये क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। दे फोस्टर हेल्दी प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड प्रॉम्प्ट कोऑपरेशन। ये क्या करते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हैं और कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब ये आपका कोऑपरेशन को एक तरीके से बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है अवॉइडिंग ब्लेस्ड लैंग्वेज। तो इंक्लूसिव लैंग्वेज फोस्टर अ कल्चर ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्विटी विद इन द वर्कप्लेस। इट इंश्योर दैट कम्युनिकेशन डज नॉट इनएडवर्टेंटली मैग्नलाइज और ऑफेंड एनीवन। हमें ऐसी किसी भी टाइप की लैंग्वेज का यूज नहीं करना है जो कि क्या करे, ऑफेंड कर दे किसी को या किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर दे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है जो लैंग्वेज सभी को अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। तो दिस प्रैक्टिस इंश्योर एक्यूरेसी विच इज क्रूशियल इन बिजनेस कंटेस्ट वेयर प्रिसीजन इज वाइटल। इट रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म एंड अटेंशन टू डिटेल। प्रूफिंग एंड एडिटिंग में क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म और ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है जिससे एक प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट हो, मतलब हमें दिखे, दूसरे पर्सन को दिखे कि हाँ ये प्रोफेशनल पर्सन है और उसके अटेंशन को हम अच्छे से समझ पाएं। नेक्स्ट है अवॉइडिंग स्लैंग एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। किसी भी तरीके की हमें स्लैंग या इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये था आपका ये क्वेश्चन, यही इसको थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है ये बता रखा है सारा। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है एक बार को।
नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आपका कैसे आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर और व्हाट आर द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मिस कम्युनिकेशन, और मिस कम्युनिकेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन आर टू कंट्रास्टिंग एस्पेक्ट दैट प्ले अ पाइवट रोल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड सोसाइटियल इंटरेक्शन। क्या बोला है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन दोनों एक दूसरे से अलग अलग टर्म है, विपरीत टर्म्स हैं, जो कि एक अच्छा रोल प्ले करते हैं किस चीज में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में और सोसाइटियल इंटरेक्शन करने में। While effective communication foster understanding, collaboration, and positive outcome, miscommunication can lead to confusion, conflict, and unintended consequence. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग को, कोलेब्रेशन को और पॉजिटिव आउटकम देता है। अंडरस्टैंडिंग करता है हर चीज को, कोलेब्रेशन करता है उसका और उससे एक पॉजिटिव आउटकम निकाल के देता है। वहीं मिसकम्युनिकेशन से क्या होता है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और अनइंटेंडेड consequence उसके निकल कर आते हैं। Effective communication involved the clear and accurate exchange of information between individual और group. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है कि हम क्लियर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में। इट इनकम्पासेस नॉट ओनली द वर्ड स्पोकन बट ऑल्सो द एबिलिटी टू लिसन एक्टिवली। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि जो पर्सन सुन रहा है उसके क्या उसके पास एबिलिटी है कि वो सही मैसेज को जो हम चीज बता रहे हैं उसे सही से समझकर उसका कंक्लूजन निकाल सके, तो वो कहलाता है आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वहीं मिस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मिस कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फेलियर और ब्रेकडाउन इन कन्वेइंग इंटेंडेड मैसेज एक्यूरेटली बिटवीन टू और मोर पार्टीज। जब दो पार्टीज के बीच में जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो मैसेज हम अच्छे से नहीं दे पाते, फेल हो जाते हैं वो देने में, तो उस चीज को हम कहते हैं मिस कम्युनिकेशन। इट ऑकर व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और इंटरप्रेटेड एज इंटेंडेड, लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कब होती है मिसकम्युनिकेशन, जब हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं या इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो अच्छे से ना कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, तो उस चीज को हम मिसकम्युनिकेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, कंफ्यूजन हो जाती है और इनकम्प्लीट कंपैरिजन होता है। मिसकम्युनिकेशन कैन स्टेम फॉर फ्रॉम वेरियस फैक्टर। मिसकम्युनिकेशन कई तरीकों से होता है, सच है डिफरेंस इन लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर सेम नहीं है दो पर्सन की तो वो एक दूसरे की बातें कम समझ पाते हैं जिससे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। कल्चरल बैकग्राउंड, अगर वो सेम बैकग्राउंड से नहीं है तो बातें कम समझ में आती हैं। परसेप्शन पर्सन की, इनसफिशिएंट क्लैरिटी इन द मैसेज बीइंग कन्वेड एंड इट इज वन ऑफ द मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। और यही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर कहलाते हैं, जो कि किसी कम्युनिकेशन को होने से रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका कॉजेज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन होता किस किस रीजन से है, तो नंबर वन आता है एम्बिगिटी। तो यूजिंग अनक्लियर और एम्बिगियस लैंग्वेज कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन। अगर हम अनक्लियर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे जो दूसरे पर्सन को समझ में ना आए या एम्बिगियस लैंग्वेज हो तो उससे क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी इन कम्युनिकेशन कैन रिजल्ट इन वेराइड अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है एजम्पशन। तो मेकिंग एजम्पशन अबाउट द नॉलेज, कंटेक्स्ट और पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसीवर कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। जब हमारा जो रिसीवर है जिसे वो मिलना है उससे रिलेटेड हम कुछ एजम्पशन क्रिएट कर दें कि उसे इस चीज की नॉलेज है और ये मानकर उसे कोई ऐसी बात बता दे जिसकी नॉलेज उसे ना हो, तो इससे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होती है। पीपल में हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो अज्यूमिंग शेयर नॉलेज कैन बी प्रॉब्लमेटिक। तो जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है, तो अगर हम उनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उन्हें इस चीज में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉइज और डिस्ट्रैक्शन। तो एक्सटर्नल फैक्टर सच एज एनवायरमेंटल नॉइज, इंटरप्रिटेशन interruptions or distraction can disrupt the communication process. These distraction may prevent the message from being accurately received or fully understood. तो नॉइज और डिस्ट्रैक्शन में क्या आता है आपका कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बाहर का कोई भी एनवायरमेंटल नॉइज या कोई इंटरप्ट करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से क्या हो, कम्युनिकेशन अच्छे से ना हो पाए और जो हम मैसेज बताना चाह रहे हैं वो अच्छे से अंडरस्टूड ना हो पाए, तो वो कहलाता है आपका नॉइज और डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंस की वजह से। तो वेरिएशन इन कल्चरल नॉर्म, लैंग्वेज न्यूएंस एंड कम्युनिकेशन स्टाइल कैन कंट्रीब्यूट टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कल्चर के नॉर्म्स मतलब जो हमारी प्रथाएं हैं वो अलग अलग हैं,
लैंग्वेज न्यूसेंस है, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है उसे हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, और कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो अलग अलग है, किसी अलग बैकग्राउंड का है, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। व्हाट इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट और क्लियर इज वन कल्चर मे नॉट बी सो इन अनदर। जो एक पर्सन के कल्चर में कोई चीज सही है वो दूसरे पर्सन के कल्चर में भी सही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल क्यूज। तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड कॉज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो मिस इंटरप्रिटेशन के और किस वजह से होता है, इसके कुछ नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज गलत हम समझ लें, जो हमारी टोन ऑफ वॉइस है वो गलत तरीके से हो, फेशियल एक्सप्रेशन गलत हो, तो वो ये सारे हमारे आते हैं नॉन वर्बल क्यूज में, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो मिसकम्युनिकेशन ऑफन लीड्स टू कंफ्यूजन एज द इंटेंडेड मैसेज मे नॉट एक्यूरेटली कन्वेड। जो हम बात बताना चाहते हैं वो सही से नहीं बता पाते हैं, जिस वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है। फिर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो मिसकम्युनिकेशन इज सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट व्हेन पीपल मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। इट कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। अगर लोग एक दूसरे की बात को गलत समझ लेंगे, मिसकम्युनिकेट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और रिलेशनशिप खराब हो जाती हैं। फिर अगर डैमेज्ड रिलेशनशिप, तो इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप मिसकम्युनिकेशन कैन इरोड ट्रस्ट एंड क्रिएट टेंशन। रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है और टेंशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट कम्युनिकेटेड क्लियरली, इंडिविजुअल में वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डिसिफर द इंटेंडेड मैसेज और करेक्टिंग मिस्टेक कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या बोला है, अगर इंफॉर्मेशन सही से कम्युनिकेटेड नहीं होगी तो लोगों को, इंडिविजुअल्स को क्या करना पड़ेगा, उस चीज पर अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उस मैसेज को समझने के लिए, और उसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है उस चीज को सही करने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। तो मिसकम्युनिकेशन में रिजल्ट इन मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कई बार कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली होती है जो कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमें नहीं मिल पाती है, तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिस करवा देता है। फिर है सेफ्टी रिस्क। तो इन सर्टेन कंसेप्ट सच एज हेल्थ केयर, एविएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मिसकम्युनिकेशन कैन सीरियस सेफ्टी इंप्लीकेशन। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि हेल्थ केयर का एरिया है, एविएशन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, इन जगहों पर अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कोई भी, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। तो ये थे आपके कॉजेज ऑफ इफेक्ट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, कि मिसकम्युनिकेशन के क्या क्या आपके इफेक्ट आते हैं। कंक्लूजन आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन एक्टिव लिसनिंग टेक्निक इनहांस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल। क्या बोला है, अच्छी लिसनिंग की टेक्निक्स, मतलब अगर हम किसी चीज को अच्छे से सुनते हैं तो वो कैसे हमारी प्रोफेशनल स्किल को इनहांस करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटिक्वेट्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेटिक्वेट्स क्या होते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिसनिंग टेक्निक्स वाला देखते हैं। लिसनिंग स्किल्स आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। They involve the ability to receive, interpret and understand verbal and non-verbal message from other। क्या बोला है, जो लिसनिंग स्किल होती है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक अच्छे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर हमारे पास क्या एबिलिटी होती है कि हम अच्छे से मैसेज को रिसीव कर पाएं, इंटरप्रेट कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं, चाहे वो वर्बल मैसेज हो या नॉन वर्बल मैसेज हो, तो वो कहलाती है आपकी लिसनिंग स्किल। Active listening is a crucial skill in professional communication and incorporating active listening technique can significantly enhance your communication skill. Active listening is a communication skill that involves fully focusing, understanding and responding to speaker. Active listening communication का क्या मतलब होता है कि हम fully focused है, understand कर रहे हैं और respond कर रहे हैं speaker के against, वो चीज़ कहलाती है आपकी active listening। लिसनिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं जिससे हमारी क्या होती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, इनहांस होती है। तो सबसे पहले इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ वो बताना चाह रहा है उसे हम अच्छे से समझ पाएं, इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करनी है। बिल्डिंग ट्रस्ट व्हेन यू एक्टिवली लिसन, इट्स सो रिस्पेक्ट एंड जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्पीकर पर्सपेक्टिव। अगर आप किसी स्पीकर को अच्छे से सुन रहे हैं तो ये शो करता है उस स्पीकर को कि आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है उसकी बातों में और आप तभी उससे अच्छे से सुन रहे हैं। इस तरीके से वो आप पर उसका ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व नॉट जस्ट हियरिंग वर्ड बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड फीलिंग बिहाइंड देम। एक्टिव लिसनिंग के अंदर सिर्फ जो वर्ड्स बोल रहा है उसे ही समझना नहीं होता, बल्कि उसके अलावा जो भी इमोशन और फीलिंग आएंगी उस मैसेज के पीछे, उस चीज को भी समझना जरूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बाय फोकसिंग ऑन स्पीकर, अवॉइडिंग इंटरप्शन एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, यू कंट्रीब्यूट टू मोर इफिशिएंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्पीकर को अच्छे से सुन के सारी इंटरप्शन को अवॉइड करके फीडबैक देकर आप किस चीज में हेल्प करते हैं उस स्पीकर की, कि वो और अच्छे से आपके लिए काम करे और अच्छे से कम्युनिकेट करे सारी चीजें। तो ये सारी चीजें थी आपकी। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो व्हेन कम्युनिकेशन इज क्लियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आर मिनिमाइज्ड, इट लीड्स टू मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वर्क। अगर कम्युनिकेशन क्लियर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होंगी, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव वर्क होगा। टास्क आर कंप्लीटेड एक्यूरेटली एंड ऑन टाइम, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। टास्क टाइम पर कंप्लीट होंगे और जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। तो एक्टिव लिसनिंग फोस्टर अ पॉजिटिव एंड inclusive workplace culture. It create an atmosphere when individual feel valued and heard, contributing to more collaborate and supportive team environment. ये क्या करता है, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्लाइंट एंड कस्टमर रिलेशन। तो इन क्लाइंट फेसिंग रोल, एक्टिव लिसनिंग इज इसेंशियल, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट नीड एंड कंसर्न। एक क्लाइंट फेसिंग रोल में आपकी क्या कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जिससे आप क्लाइंट की जरूरत को, उसके कंसर्न को समझ पाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन कर पाएं। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन लिसनिंग स्किल के बारे में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, नेटिकेट क्या होता है, तो इट इज अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो आप बातचीत करते हैं उसमें आपका बिहेवियर कैसा है, जो अच्छा बिहेवियर होता है उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उस चीज को हम नेटिकेट कहते हैं। दिस इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट सच एज ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम, वेबसाइट कमेंट, मल्टीप्लेयर गेमिंग एंड अदर टाइप ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। जितने भी तरीके से आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं उन सारी चीजों में आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो नंबर 1, प्रमोट राइटफुल कम्युनिकेशन। सही से कम्युनिकेट कर पाता है चीजों को। प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग होने नहीं देता है ये नेटिक्वेट। नेक्स्ट है बिल्ड अ पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन। जो आपका बिजनेस हैगा उसकी रेपुटेशन को इंक्रीज करता है ऑनलाइन। इंश्योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन आपको ये करना नहीं है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीफोनिक एंड परसुएजन स्किल। टेलीफोनिक और परसुएजन स्किल में क्या डिफरेंस है, तो टेलीफोनिक एंड परसुएजन स्किल आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये दोनों प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हैं, particularly in business setting. Effective communication over phone is crucial for building relationship, closing deal and resolving issue. जो ये फोन के थ्रू एक कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव किस लिए होता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग करने में हेल्प करता है, डील को खत्म करने में हेल्प करता है और सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देता है। परसुएशन स्किल ऑन द अदर एंड आर वैल्यूएबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर, गेनिंग देयर सपोर्ट एंड अचीव डिजायर्ड आउटकम। वहीं परसुएशन स्किल क्या करती है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, सपोर्ट गेन करती है और अचीव डिजायर्ड आउटकम को अचीव करती है। ठीक है, टेलीफोनिक स्किल रेफर्स, अब ये टेलीफोनिक स्किल की डेफिनेशन दे रखी है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर ओवर फोन। फोन के ऊपर दूसरे लोगों के साथ कैसे अच्छे से कम्युनिकेट करना है, इफेक्टिवली इंटरेक्ट करना है, वो चीज कहलाती है आपकी टेलीफोनिक स्किल। दीज स्किल आर एसेंशियल इन वेरियस प्रोफेशनल एंड पर्सनल सिचुएशन। ये प्रोफेशनल और पर्सनल सिचुएशन में बहुत ज्यादा इसेंशियल होती हैं, इंक्लूडिंग बिजनेस कॉल, कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन, जॉब इंटरव्यू एंड मोर। कहाँ कहाँ इनकी जरूरत होती है, बिजनेस कॉल्स में, कस्टमर केयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जॉब इंटरव्यूज में और कई सारी जगह। स्ट्रॉन्ग टेलीफोनिक स्किल इन्वॉल्व क्लियर एंड एक्यूरेट स्पीच। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वही होगी जिसके अंदर क्लियर और एक्यूरेट स्पीच होगी। एक्टिव लिसनिंग, प्रॉपर एटिक्यूट एंड द एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड प्रोफेशनली। और एक्टिव लिसनिंग होगी, प्रॉपर एटिक्यूट्स होंगे, जो भी हमारे एटिक्यूट्स हैं वो सही से होने चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए। एंड द एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड प्रोफेशनली, और जो इन्फॉर्मेशन हैगी वो एक्यूरेटली और प्रोफेशनली कन्वे की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है परसुएजन स्किल। तो इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कन्वेंस अदर टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर आइडिया, पर्सपेक्टिव और कोर्स ऑफ एक्शन। परसुएजन स्किल में क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना कि वो एक आपका जो पर्टिकुलर आइडिया है, आपका पर्सपेक्टिव है या जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसे अडॉप्ट कर ले। दीज स्किल्स आर क्रूशियल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये कई सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जरूरी होती है, सच एज सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप एंड इवन इन एवरीडे कम्युनिकेशन। जैसे कि कहाँ कहाँ सेल्स में, मार्केटिंग, नेगोशिएशन में, लीडरशिप में और डेली के कम्युनिकेशन में भी परसुएजन स्किल चाहिए।
इफेक्टिव परsuasion ऑफन रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड मोटिवेशन ऑफ अदर पर्सन। अगर परsuasion स्किल को इफेक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कोई पर्सन, जो दूसरा अदर पर्सन हैगा, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उन्हें पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हैगा बिल्डिंग अ कंपेलिंग आर्गुमेंट एंड यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्निक दैट नॉट अपील टू इमोशन एंड लॉजिक टू ऑडियंस। ठीक है, ये आपको वही चीज को डिफरेंस बनाकर दे रखा है, ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, आप इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हैगा हाउ डू ग्रुप डिस्कशन कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल सक्सेस एज अ टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। क्या बोला है कि ग्रुप डिस्कशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा के। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन को समझना होगा, ये आपका इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये आप पढ़िएगा, यहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ। A group discussion is a communication activity where a small medium-sized group of individuals come together to exchange idea, opinion and information on a specific topic or issue. ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिसके अंदर वो अपने आइडियाज़ को, ओपिनियन को, इन्फॉर्मेशन को, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, एक टॉपिक दिया जाता है, उससे के रिलेटेड उनका क्या आइडिया है, क्या ओपिनियन है और उनके पास इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को एक्सचेंज करा जाता है। The primary goal of group discussion is to facilitate an open and interactive conversation among participants, allowing them to express their views, share insights, and engage in constructive dialogue. इसका जो मेन एम होता है, प्राइमरी गोल होता है ग्रुप डिस्कशन का, वो क्या होता है, एक ओपन कन्वर्सेशन हो सके पार्टिसिपेंट्स के बीच में, उसके अलावा वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपनी इंसाइट्स दे पाएँ और साथ में एक अच्छे से बोलने का तरीका सीख पाएँ। According to Lee, conversation is an educational group activity in which students collaboratively discuss a problem with each other. Conversation का मतलब क्या होता है? Conversation का मतलब होता है, ये भी एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर सभी क्या करते हैं, इकट्ठे होकर अपने जो प्रॉब्लम हैगी उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, उस चीज को कन्वर्सेशन कहा जाता है। डिस्कशन मीन्स कंसीडरिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन, इशू एंड प्रॉब्लम, एग्जामिनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग दैम। और डिस्कशन का मतलब क्या होता है, किसी एक एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करना, उसके क्या क्या इशू हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसे एग्जामिन करना और इन्वेस्टिगेट करना, उसे ये कहलाता है आपका डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन एज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। अब जो ग्रुप डिस्कशन है वो हमारा एक कैसे अच्छा कम्युनिकेशन टूल है, तो इनहांस कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड इंडिविजुअल विद अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड आइडियाज क्लियरली एंड कंसाइजली। क्या करता है ग्रुप डिस्कशन, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहांस करता है, कैसे अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएं, आइडियाज को क्लियरली एंड कंसाइजली एक्सप्रेस कर पाएं। ठीक है, उसके अलावा पार्टिसिपेंट लर्न टू articulate their viewpoint, listening actively to other and respond thoughtfully। सभी अपने पॉइंट्स रख पाते हैं, दूसरों को अच्छे से सुनते हैं और थॉटफुली उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकंड क्या है, कैसे इफेक्टिव है ये, तो प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, तो पार्टिसिपेंट इंगेज इन एनालिटिकल डिस्कशन दैट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करके जो सभी इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक टॉपिक के बारे में एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी थिंकिंग और ज़्यादा प्रमोट होती है, इंक्रीज होती है। फिर अगर टीम बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशंस, तो जीडी प्रमोट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन एंड इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है, सभी लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर एक कॉमन गोल को अचीव करने में एफर्ट्स करते हैं, तो इससे क्या होता है, टीम बिल्डिंग होती है और कोलैबोरेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स इन GD help individual overcome stage fright and build confidence in expressing idea in front of an audience। जो रेगुलरली ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे इंडिविजुअल्स, उनका क्या होगा, जो अगर स्टेज का फियर होगा उनका वो खत्म हो जाएगा और वो अपने आइडियाज को, व्यूज को ऑडियंस के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड डाइवर्सिटी अवेयरनेस, तो जीडी ऑफन इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट विद डाइवर्स बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव, फोस्टरिंग कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस। जीडी के अंदर क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव होता है अलग अलग होता है, तो इससे क्या होता है, सभी को उसके बारे में पता लग पाता है और अवेयरनेस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल, तो जीडी स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग सिनेरियो वेयर पार्टिसिपेंट मस्ट इवैल्यूएट ऑप्शन, कंसीडर द consequence एंड रीच अ कंसेंसस। क्या बोला है, जीडी के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किसी एक टॉपिक के बारे में इवेल्युएट करते हैं ऑप्शंस को, उसके कंसिक्वेंस देखते हैं और उसके बाद लास्ट में एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं।
नेक्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट। तो जीडी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल टू इमर्ज एज लीडर बाय टेकिंग चार्ज ऑफ डिस्कशन, मॉडरेटिंग डिबेट एंड गाइडिंग द ग्रुप टुवर्ड प्रोडक्टिव आउटकम। जीडी क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिविजुअल को कि वो डिस्कशन को लीड करे, उसको मॉडरेट करे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करे और उसको एक एंड कंक्लूजन तक पहुंचाए। नेक्स्ट है कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो एज पार्टिसिपेंट में होल्ड डिफरेंट ओपिनियन, जीडी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस एंड डेवलप कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल। इससे क्या होता है, कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने की स्किल डेवलप होती है। पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो जीडी से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर वो एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं और सारे कंफ्लिक्ट को रिजोल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन है, ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन की क्या प्राइमरी फंक्शन है और इसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये देखना है। तो पब्लिक रिलेशन इज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वेरियस स्टेक होल्डर। पब्लिक रिलेशन क्या है, एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, मतलब एक तरीका है कम्युनिकेशन का जिसके अंदर क्या ये फोकस करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसके स्टेक होल्डर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए थ्रू द वे ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज मल्टीफेसेड फील्ड दैट इन्वॉल्व मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक टू क्रिएट एंड मेंटेन फेवरेबल इमेज। ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है जिससे एक फेवरेबल इमेज क्रिएट की जा सके कंपनी की, उस चीज को कहा जाता है आपका पब्लिक रिलेशन। Public relation consists of all form of planned communication both inward and outward between an organization and its publics for the purpose of achieving objective concerning mutual understanding। ये क्या है, पब्लिक रिलेशन के अंदर सभी तरीके की फॉर्म आ जाती है कम्युनिकेशन की, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या बाहर हो। और इसका पर्पस क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इसका मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा फंक्शंस एंड एक्टिविटी ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन के क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या एक्टिविटी है। तो नंबर 1 है मीडिया रिलेशन है, सेकंड है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, थर्ड कम्युनिटी रिलेशन, मतलब मीडिया के साथ एक रिलेशन क्रिएट करना, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर अच्छे से कम्युनिकेट करना, और कम्युनिटी रिलेशन क्रिएट करना मतलब एक जो कम्युनिटी बन जाती है उसके साथ भी रिलेशन क्रिएट करना। सोशल मीडिया एंगेजमेंट होती है, इससे एम्प्लॉय की रिलेशन में इंप्रूवमेंट होती है, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन क्रिएट होती है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प होती है। ठीक है, ये आप सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, इसे बस एक बार को आपको रीडिंग देनी है, कंक्लूजन रहने देना। ठीक है, ये तो हो गया आपका जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट था। अब यहाँ से आगे जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका राइटिंग वाला जो सेक्शन है, जो जो आपका राइटिंग में आ रहा है, लेटर, समरी, नोटिस, जो जो चीजें भी है वो सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ समरी ऑफ गिवन पैराग्राफ। समरी कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है पिछली वीडियोस में, आपको आती भी होगी लिखनी, सेमेस्टर 2 और 1 में था। तो समरी में आपको क्या करना होता है, ये जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया पूरा, किसी भी एक अनसीन टॉपिक पर आपको दे दिया जाएगा, पहले इसे आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद क्या करना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। समरी जो आप बनाते हैं ना, समरी नोट्स, वही चीज करनी है शॉर्ट फॉर्म में। मतलब इसका ऊपर की रेफरेंस तो लेनी है लेकिन डिट्टो आप वही लाइन नहीं लिख सकते, उसे आपको चेंज करके लिखना होगा। जैसे ये ऊपर 2 पैराग्राफ्स में दिया गया था, तो इसकी जब समरी बनाई तो वो उसे एक ही पैराग्राफ में खत्म कर दिया गया। सारी चीजें वही बताई गई हैं, हिंदू क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात हुई है, उसी चीज को इन्होंने समझकर और शॉर्ट में करके लिख दिया है। ये आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जैसा उसमें है वैसा ही आपको लिखना है, बस थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करते रहना है बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राइट अ सीवी अलोंग विद कवरिंग लेटर इन रिस्पॉन्स टू फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अ समर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईएम अहमदाबाद लिमिटेड सीट्स। स्टूडेंट विद गुड एकेडमिक बैकग्राउंड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन सेंड देयर अपडेटेड सीवी। क्या करना है आपको, सीवी क्रिएट करना है, साथ में एक कवरिंग लेटर भी क्रिएट करना है, जिसमें क्या एडवर्टीजमेंट आपने देखा कि जो आईआईएम अहमदाबाद है वो एक समर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट करवा रहा है कि जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन या प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये एक सीवी भेजना है अपना और कवरिंग लेटर साथ में भेजना है। तो सबसे पहले आपको इसमें डेट डालनी होती है, जो कवरिंग लेटर लिखोगे उसमें कहाँ भेज रहे हो, तो आईआईएम अहमदाबाद में भेज रहे हो, एड्रेस वो फोन नंबर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वरना जरूरी नहीं है। उसके बाद किसे भेज रहे हो उसकी ईमेल आएगी, फिर स्टार्ट होगा आपका डियर मिस्टर रोहित, आई एम राइटिंग यू रिगार्डिंग द समर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लीडरशिप मैनेजमेंट विद योर एस्टीम्ड कॉलेज। कि मैंने आपके समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जाना और मैं वो प्रोग्राम आपके कॉलेज से करना चाहता हूँ। आई लर्न अबाउट यू एट योर आवर कॉलेज एंड योर वेबसाइट।
मुझे ये इन्फॉर्मेशन हमारे कॉलेज से और आपकी वेबसाइट के थ्रू मिली। आई हैव इमर्स्ड myself in your groundbreaking work in the management program. I am currently majoring in marketing with minor in statistics and will receive my degree next spring. I felt that your college places prominence in similar area and having the privilege of serving as an intern with you will increase the learning opportunity and give me the exposure I need to advance my career with the right opportunity and experience working. I believe that I can achieve my goal. यही सारा चीज़ें बोली है कि मैं आपके इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मेरे पास सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, बस ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद आई वुड लाइक दैट द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद यू टू डिस्कस द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यू हैव अवेलेबल। यू कैन रीच माई फोन नंबर एट दिस और बाय ईमेल दिस। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, सिंसियरली जॉन डोई। सिंपल जैसे आप लेटर लिखते हैं वही चीज़ लिखनी है, बस थोड़े से इस ऊपर वाले फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। फिर आपको रिज्यूम क्रिएट करना है। रिज्यूम में क्या करते हैं आप, सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी लिख के उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस लिख दिया, उसके बाद अपनी प्लेस लिख दी। इतने चीज़ें लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में आप अगर यही सेम लाइन लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एनर्जेटिक एंड पैशनेटिक कॉलेज स्टूडेंट परसुइंग बीकॉम इन मार्केटिंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमिंग टू यूज माई नॉलेज ऑफ एडवर्टाइजिंग पीआर एंड कंज्यूमर रिसर्च स्ट्रेटेजिक टू सेटिस्फाई द मार्केटिंग इंटर्नशिप एट योर एस्टीम्ड कॉलेज। ये ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसमें स्किल्स की क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास, वो सारी स्किल्स आपको लिख देनी है इसमें, ठीक है। फिर मार्केटिंग प्रोजेक्ट, आप अभी किस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं अगर कर रहे हैं। उसके बाद बिजनेस प्लान कंपटीशन क्या है आपका, एजुकेशन कितनी है आपकी, और इवेंट कोऑर्डिनेटर। ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। ये कुछ मेन हेडिंग है, ये आप इनका ध्यान रखिएगा, बाकी अंदर का कंटेंट आप सारा लिख ही सकते हैं। देखिए फॉर्मेट भी दिया गया है आपको। सबसे पहले रिज्यूम की हेडिंग फर्स्ट एंड लास्ट नेम आएगा, जिसमें आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद रिज्यूम का इंट्रोडक्शन आएगा, फिर वर्क और रिलेवेंट एक्सपीरियंस लिखना है। मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल क्या था, मतलब इससे पहले अभी आप कहाँ जॉब कर रहे थे, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। कुछ आपका ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है। उसके बाद अर्लियर जॉब टाइटल, एजुकेशन कितनी है आपकी, डिग्री नेम, मार्क, सारी चीजें। फिर स्किल एंड सर्टिफिकेशन और एडिशनल रिज्यूम सेक्शन। ये सारी चीजें आपको मेन हेडिंग बताई गई है रिज्यूम की, मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, You wish to do Spanish language learning course from institute, learn a language, write a letter to inquire about course detail, fee duration, sign yourself as Karthik। आप स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, स्पेनिश कोर्स करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लर्न अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि सारी डिटेल बता दो, फी ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दो। आपका नाम दिया है कार्तिका या कार्तिक। इसमें आपका फॉर्मेट क्या होता है इस टाइप के लेटर लिखने का, सबसे पहले सेंडर्स का नेम आएगा, उसके बाद सेंडर की कंपनी का नेम, सेंडर का एड्रेस, फिर सेंडर की सिटी, सेंडर का फोन नंबर, डेट आएगी, फिर रेसिपेंट का नेम, रेसिपेंट की कंपनी, रेसिपेंट स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड और रेसिपेंट का फोन नंबर, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद नीचे आपको डियर करके लिखना होता है। उसके बाद आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है, मिडल सेक्शन आएगा, लास्ट में एक कंक्लूजन देना होता है, और सिंसियरली सिग्नेचर और नेम ऑफ द सेंडर, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमें ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका देखते हैं हम। डिफेंस कॉलोनी, नाम आपको यहाँ ऊपर नहीं लिखा है, इसमें डिफेंस कॉलोनी, एड्रेस आ गया आपका, डेट आ गई, टू किसे भेज रहे हैं, द मैनेजर, लर्न अ लैंग्वेज, कनाट प्लेस, उत्तराखंड, ये सारी चीजें लिख दी। सब्जेक्ट लिखना होता है आपका इंक्वायरिंग अबाउट स्पेनिश लर्निंग कोर्स, सर मैम आई विश टू इंक्वायर अबाउट स्पेनिश लर्निंग ऑफर course offered by your institute. Since I have basic knowledge of Spanish language priorly, I wish to learn the language at an advanced level. I request you to provide the following detail relating to advanced level Spanish learning course. इसमें आपका फी का कोर्स आएगा, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोर्स मटेरियल, क्लास शेड्यूल, बैच का साइज, अदर रिलेवेंट डिटेल, ये सारी चीजें इसमें आपकी आएंगी। मतलब आप जो जो चीजें जानना चाहते हैं वो चीजें पूछ सकते हैं। फिर है प्लीज अटैच द कंप्लीट ब्राउशर along with the letter. I look forward to quick response regarding the inquiry. Thank you, yours truly कार्तिका, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये आपका फॉर्मेट होता है। लेटर तो आप अभी तक लिखते ही आए हैं, बीच का तो आप लिख ही सकते हैं, बस आप फॉर्मेट पर ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको एक ब्लॉग पोस्ट बनानी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस बताते हुए। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपको एक हेडिंग देनी होगी इसको, इसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर जो आपका टॉपिक दिया है कि एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके एडवांटेजेस बताने होंगे आपको, मेन पॉइंट को हाईलाइट करके उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होगी, थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी, ये इसका आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है।
अब देखिए एडवांटेजेस में क्या क्या बता दिया इन्होंने, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अवेयरनेस, कैरियर अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग, एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इस तरीके का इसका आपका फॉर्मेट होने वाला है और एक बॉक्स के अंदर आपको इसे बंद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यू हैव सीन द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन टुडेज न्यूज़पेपर, राइट अ जॉब एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट। आपने ये न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखी, अब आपके लिए आपको इसके लिए आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए एडवर्टीजमेंट है किस चीज की, वांटेड की है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, मेल या फीमेल, अ लीडिंग एमएनसी रिक्वायर एंथुसियास्टिक यंग ग्रेजुएट विद एक्सीलेंट communication skill and some experience in sales to market its existing exciting range of luxury product. Apply with full biodata within 15 days to high end commodities private limited, Connaught Place, न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले आप अपना सेंडर का एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है पर्सन उसका एड्रेस, अगर आपको अपना नहीं दिया है तो कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेट, फिर जहां पर आप भेज रहे हैं, तो ये हाई एंड कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड, कनाड प्लेस, न्यू दिल्ली, ये आ गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एन लीडिंग एमएनसी। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको एडवर्टीजमेंट में दिया होगा क्वेश्चन में, उसके लिए वो आएगा, फिर सर आएगा। फिर आपको लिखना है, लेटर लिखना स्टार्ट कैसे करना है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन मुंबई टाइम्स की आपने जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी उसकी रेफरेंस में, जो कि आपने कब दी थी, 9 जून 2019 को, फॉर द पोस्ट ऑफ इन लीडिंग एमएनसी रिक्वायर एंथुसियास्टिक यंग ग्रेजुएट एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड सम एक्सपीरियंस इन सेल टू मार्केट इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हाई कमोडिटी, कनाड प्लेस, विश टू अप्लाई फॉर द सेम। तो मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ आपको सब में यही लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको अपने बारे में बताना है। तो आई एम एन यंग एनर्जेटिक 25 ईयर्स ऑफ एज, वेल क्वालिफाइड एंड लुकिंग फॉर अ जॉब विद बेटर प्रोस्पेक्टस। आई डिड माई BA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट क्लास। आई हैव 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सेल्समैन इन टेक्सटाइल, माई इंटरेस्टिंग रेंज। अपने बारे में सारी चीजें बता के फिर आपको कुछ उनको कन्वेंस करना पड़ेगा। तो इफ गिवन अ चांस आई कैन प्रूव दैट आई विल डू माई बेस्ट टू इंक्रीज द सेल एज वेल एज ओवरऑल एक्टिविटी, दस गिव यू मोस्ट सेटिस्फेक्शन। I look forward to favorable interview call. I have taken pleasure in submitting my application for the same. I am attaching my curriculum with and other testimonial for your kind pursual. I eagerly look forward to your positive response. उसके बाद आपको थैंकिंग यू योर सिंसियरली करके ये लिख देना है। उसके बाद आपको इसमें नहीं दिया है लेकिन आपको क्या बनाना पड़ सकता है, एक बायोडाटा और बनाना पड़ता है जिसे आप CV कहते हैं, तो वो आपको CV बनाना पड़ सकता है, ठीक है। अगले तो इस तरीके का आपका कुछ जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहने वाला है। CV आपको जो रिज्यूम बताया था उसी तरीके का कुछ बनेगा, वो आपको बनाना आता होगा, आपको फॉर्मेट पता होगा, वरना मे भी शायद आगे इसमें दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किस टॉपिक पर है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ PPT प्रेजेंटेशन इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर PPT प्रेजेंटेशन के क्या बेनिफिट है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताना है और इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो बेनिफिट ऑफ PPT प्रेजेंटेशन फॉर बिजनेस के बारे में देखिए क्या है। PPT प्रेजेंटेशन इज बिजनेस ऑफरल सेवरल बेनिफिट, इट इज वाइडली यूज्ड टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सबसे पहले आपको PPT के बारे में बताना है, PPT होती क्या है। PPT प्रेजेंटेशन इज बेनिफिशियल फॉर बिजनेस एज इट फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन देती है, इनहांस प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाती है, इंगेज द ऑडियंस को इंगेज करती है, सपोर्ट वेरियस बिजनेस फंक्शन को सपोर्ट करती है सच एज सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेनिंग। अब देखिए PPT प्रेजेंटेशन टिपिकली रेफर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और सिमिलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। PPT प्रेजेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या सिमिलर पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करके एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। इट स्टैंड फॉर PPT stand for PowerPoint, which is widely used for software application for designing and delivering presentation. The presentation involve organizing content, creating slide, adding visual and ensuring overall layout and design and effective conveying the intended message. कोई भी मैसेज देने के लिए जब प्रेजेंटेशन का यूज करा जाए उसे PPT कहा जाता है। बेनिफिट में क्या क्या दिया है, पहला बेनिफिट दिया है क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर वे में होती है, विजुअल अपील होती है। इन सबको आप रीड कर लीजिएगा, आपको ऐसी समझ में आ जाएंगे, मैं आपको इन्हें पॉइंट पॉइंट बता देता हूँ। फिर एंगेजमेंट होती है, मतलब अच्छे से ऑडियंस को एंगेज कर पाती है, कम्युनिकेशन ऐड आएगी, अच्छे से कम्युनिकेट हो पाती है सारी चीजें, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिलीवरी, जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो हम एफिशिएंटली दे पाते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में दे पाते हैं, डाटा प्रेजेंटेशन करने में हेल्प करती है और टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ये कंक्लूजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऊपर ऊपर का पढ़ सकते हैं। दूसरा था डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड डिटेलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सिस्टम, प्रोसेस, प्रोडक्ट, किसी भी चीज से रिलेटेड जो
डिटेल इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड करना और डिटेल्स करना, उस चीज को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फील्ड, कई सारी फील्ड में इसे यूज करा जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड मोर। डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज रेफरेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्लियर और ऑर्गेनाइज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंटेशन कई तरीके का हो सकता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, यूजर्स का डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी एंड कंप्लायंस का डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन। एपीआई होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। अब आएगा वाई डॉक्यूमेंटेशन इज क्रूशियल। डॉक्यूमेंटेशन क्रूशियल क्यों है, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले नॉलेज ट्रांसफर के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट के लिए, डिसीजन सपोर्ट के लिए, और उसके बाद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के लिए। ये आपको सारी चीजें दी गई हैं, सिर्फ आप इसे रीडिंग दीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बनता है, लेकिन मैं आपके सिलेबस में गिवन था तो मैंने कवर करवा दिया है एक बार को, ठीक है। उसके बाद यूजर गाइडेंस के लिए, बाकी आपको ये कंक्लूजन नहीं लिखना होता है। फिर नेक्स्ट बोला था आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताने के लिए, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताने के लिए। तो कम्युनिकेशन आपको पता है क्या होता है, अपने व्यूज को, आइडियाज को एक्सचेंज करना दूसरे लोगों के साथ, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन वो कौन सा होता है, तो वो कम्युनिकेशन जिसके हम अंदर हम अपने वर्ड्स का यूज करें, बोलकर अपना मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचाए, तो वो कहलाता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल क्या होता है, वो कम्युनिकेशन का टाइप जिसके अंदर हम बिना बोले किसी भी रिटर्न फॉर्म में या बॉडी लैंग्वेज से किसी भी तरीके से अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाए, तो वो कहलाता है आपका नॉन वर्बल। वर्बल में इट इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इज एसेंशियल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल सेटिंग, सोशल इंटरेक्शन। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, ओपिनियन को शेयर करने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए, और कन्वर्सेशन में इंगेज होने के लिए। जो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटर्न। ओरल में हम एक तो फेस टू फेस, मतलब हम डायरेक्टली बात करें, दूसरा होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, इसके अंदर हम कॉल पर बात करते हैं, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। मतलब ये जो ऊपर वाले ये दोनों थे ये तो दो लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पर्सन कई सारे लोगों के साथ बात करता है, तो वो कहलाता है प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग। रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, तो ईमेल के थ्रू, रिपोर्ट एंड मेमोस के थ्रू, लेटर के थ्रू, और टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू जब हम बात करें तो वो आता है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर। फिर आता है आपका नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, बिना वर्ड के यूज के किया जाता है। इट इन्वॉल्व फेशियल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। अब नॉन वर्बल में क्या क्या आता है हमारा, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट, पैरालिंग्विस्टिक, टच एंड अपीयरेंस। इन सब के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। कंक्लूजन नहीं लिखना है। और लास्ट है जो आपको इसमें बोला था वो इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा आपको फास्ट वे में ये समझा देता हूँ। एनालिटिकल रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें इन डेप्थ एनालिसिस बताता है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी इशू के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में। दीज रिपोर्ट आर टिपिकली यूज्ड इन बिजनेस में यूज होती हैं, गवर्नमेंट इनका यूज करती है, एकेडमिक सेटिंग में इनका यूज होता है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, फाइंडिंग्स के लिए और रिकमेंडेशन के लिए। द पर्पज ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट इज टू इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, एनालिटिकल रिपोर्ट का क्या काम होता है, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना और उसको इंटरप्रेट करना, उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करना। एग्जाम्पल दिया है आपको ये एनालिटिकल रिपोर्ट का कुछ। फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, तो नंबर 1 क्या है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अगर एनालिटिकल रिपोर्ट को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में हेल्प करती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती है, रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट करने में हेल्प होती है, पॉलिसी डेवलपमेंट में हेल्प होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। ये इसके काम होते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट के। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपका ये वन शॉट खत्म हो जाता है। आपका इस सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ इतना ही कंटेंट है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो कि मैंने सारी चीजें आपको कवर करवा दी हैं। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।